नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। मैं हूं प्रदीप। हमारे साथ राजस्थान की राजनीति और हालातों पर बात करने के लिए वरिष्ठ साथी श्रीपाल शक्तावत जी हैं। श्रीपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज हम बात करेंगे खास तौर पर राजस्थान में चल रहे नकल प्रकरण की और उस प्रकरण के खिलाफ सरकार की इच्छा शक्ति की। तो इस पूरे प्रकरण को मोटे तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें एक अच्छी बात तो ये है प्रदीप जी कि उदयपुर पुलिस शिद्दत के साथ में इस गिरोह को पकड़ा है जी, इतना पीछा करके। वो अपने आप में देखने वाली बात है कि वहाँ पर पुलिस ने इसको कितना गंभीरता से लिया जी। लेकिन स्थिति वो है डाल डाल और पात पात वाली जी। पुलिस हर वक्त कोशिश करती है कि ये गिरोह पकड़े जाए, और ये जो गिरोहों के संचालन करने वाले लोग हैं, खासतौर पर जालोर से ज़्यादातर हैं, जहाँ पर आप रहे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। वो किस तरह से पात पात वाली स्थिति में चल रहे हैं। बस में नकल करवाने का सिलसिला पकड़ा गया था। तो और ये इसलिए हो रहा है कि जितने भी प्रकरण अब तक पकड़े गए उनमें कोई उस तरह की प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अकेले इस गहलोत सरकार की बात नहीं करें, पिछली सरकार में, उससे पहले की गहलोत सरकार में एक बहुत बड़ा बेच आया था 2010 में पुलिस का। 2010 की जो भर्ती है, 2014 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसमें एक बड़े बेच को लेकर के सवाल खड़े हुए थे। जो बेच था उसमें बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जिनके बारे में एक मीटिंग में एक आईजी एक एसएचओ को डांटते हुए कहते हैं कि तुम तो उसी ब्लूटूथ गैंग से हो ना। अच्छा, ब्लूटूथ बैच, ब्लूटूथ से होना। अच्छा। जो 80 लोग सेलेक्ट हुए थे। 5,540 सब इंस्पेक्टर्स का बेच होता है और 80 सब इंस्पेक्टर्स पर यह सवाल खड़ा होता है कि वो ब्लूटूथ के जरिए आए। इसी तरह से एक बेच आता है 64 लोगों का, उसमें 65 लोगों का सब इंस्पेक्टर्स का, उसमें 40-42 के बारे में ये होती है कि सब ये नकल के जरिए आए। उनमें से काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकरणों में उनके नाम आए हैं। तो उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। उदयपुर पुलिस ने गोगुंदा में 2015-2016 के आसपास में एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा था जो ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाता था। और उस वक्त ये जब सच सामने आया, पूरा एसओजी के पास में चला गया। और जिस तरह से होता है राजनीति में कि एक वोट बैंक का डर दिखाया जाता है, कोई मैनेजमेंट होता है और उसके बाद वो सारा चैप्टर बंद कर दिया जाता है, ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया जाता है। इसी तरह से एक बार एक सच ये भी सामने आया कि एक ही एग्जाम हॉल से जो पटवारी सेलेक्ट हुए उनमें से 25 पटवारी एक ही एग्जाम हॉल से आए थे। और वो एक विशेष, और ये सब सच तब सामने आते हैं जब पता चलता है कि ज्वाइनिंग हो चुकी है और तब तक सरकार के पास में कुछ नहीं होता। आप पूरे इस प्रकरण को देखेंगे तो ये जो प्रकरण है, ब्लूटूथ से पहले सामूहिक नकल के मामले आए, खासतौर पर जालोर जिले में 2 सेंटर्स ऐसे थे जिनमें सबसे ज़्यादा सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होकर के आए। उसके बाद शायद राजस्थान पुलिस ने और सरकार ने ये तय किया, आरपीएससी ने, कि एग्जाम सेंटर बदले जाए। जालोर वाले को झालावाड़ दे दिया जाए, झुंझुनू दे दिया जाए, झुंझुनू वाले को जालोर दे दिया जाए। इस तरह की शिकायतें शेखावटी के कुछ सेंटर्स को लेकर के भी थी। उससे इतने लाखों की तादाद में बच्चों को परेशान होना पड़ता बसेज में। लेकिन चूंकि आपको नकल रोकनी है, फेयर एग्ज़ाम हो, इसलिए सारी एक्सरसाइज की गई। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर नकल नहीं रुक रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। और नाथी के बाड़े की आपने किस्सा सुना ही होगा। जब आरपीएससी में पहली बात तो एग्जाम फेयर होना सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में इंटरव्यू में जिस तरह के नंबर दिए जाते हैं, एक ही परिवार के 3 मेंबर्स को 80-80 नंबर मिलते हैं, उससे पता चलता है कि किस तरह से पूरा जो प्रोसेस है वो तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही परिवार के 3 लोग थे तो कहीं आपस में नहीं लड़ लेके पाकोसा ने मुझे 80 दिला दिए और उनको 82 दिला दिए, तो शायद नहीं। उसमें एक बात आई थी प्रदीप जी, जब जो आरपीएससी के उस वक्त के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने कहीं ये जिक्र किया कि मैं इस पे एग्री नहीं था लेकिन मेरे ऊपर से प्रेशर था। ऊपर से कहाँ से प्रेशर हो सकता है? आरपीएससी और उसमें भी ये कहा गया कि हम तभी मानेंगे जब 80 नंबर आएंगे, तभी मानेंगे कि आपने मदद की है। तो मतलब 80 से अगर 79 आ जाएंगे तो माना नहीं जाएगा उनका कंट्रीब्यूशन। तो जब इस तरह की हेर फेर हो रही हो और फिर साथ में ये कहा जा रहा हो कि ये मेरा घर नाथी का बाड़ा नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट नाथी का बाड़ा नहीं है। उनके परिवार से कोचिंग चलती है जयपुर में, काफी फेमस है और विधानसभा में उसका जिक्र हुआ है। और बड़ी हैरत की बात है कि वो भारत के सबसे
अधिक गरिमामय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पे वो कोचिंग, कलाम कोचिंग के नाम से, हमें नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इस तरह की हरकतें उनकी सदारत में नाम लेने में इसलिए हर्ज नहीं है कि वो विधानसभा के पटल पे है, वो नाम के पटल पर नाम जी बिल्कुल है। और उसको अब अलाम कोचिंग के नाम से शेखावाटी में बोला जाने लगा। जी बिल्कुल, अलाम कोचिंग, इसका मतलब फर्जीवाड़े से जहाँ पे सेलेक्ट होता है। जो फर्जीवाड़ा से सेलेक्ट होके आएगा वो जनता के साथ न्याय तो नहीं करेगा सर। लगातार ये सवाल खड़े होते रहे, और जब कानूनी तौर पर उनको सजा नहीं होती है जी, उनको आप उनके नकेल नहीं कसते हैं जी, तो उसके बाद में इस तरह के नकल के मामले आते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य सरगना है जी, सुरेश ढाका, उसके कांग्रेस के नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ, तमाम नेताओं के साथ में फोटोग्राफ्स है। ये सच है कि इस तरह के जो गिरोह चलाते हैं, फोटो तो खिंचवा सकते हैं, वो मैनेज करते हैं अपने आप का प्रभाव साबित करने के लिए, अपने प्रभाव को जमाने के लिए, कि वो लोगों के साथ में फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन अगर वो किसी लंच में या डिनर में कांग्रेस के नेताओं के साथ शामिल होते हैं तो आप इसका मतलब समझ लीजिए कि वो सिर्फ फोटो सेशन नहीं है जी, एक फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने संपर्क इतने प्रगाढ़ कर लिए हैं कि उन्हें किसी तरह के कानून का डर नहीं है, और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। जब आपने इतने बड़े गिरोह का खुलासा कर दिया, पूरा पुलिस सिस्टम उसके पीछे लग गया, और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि उनके तार कितने कहाँ तक फैले हुए, कितने बड़े लोगों से जुड़े हुए होंगे। सर कोलकाता में पेपर छपता था, पेपर आउट हुआ, सरकार ने बहुत पहले उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, वापस उसी कंपनी को सरकार ठेका दे देती है, यह जिक्र विधानसभा में भी आया। तो इसे बेशर्मी की हद के अलावा और क्या कहा जा सकता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सरकार, अभी हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने बड़े ही मजाकिया लहजे में उसको, इस बात को ये कहा कि जब सभी अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, कोई आरपीएससी के थ्रू फर्जीवाड़े से आरएस बना रहा अपने बेटे को सरकार में होते हुए, कोई खेल संघों में अपने बच्चों को सेटल करने में लगा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जब तरीके, जब आपकी सरकार में बैठे हुए नीति नियामक है, नीति नियंता है, वो अपने बच्चों को अगर उस अनफेयर तरीके से सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर दूसरे लोग भी अनफेयर तरीके अपनाते हैं। नहीं, आप एक कोशिश तो की थी, पर वो जीत नहीं पाए चुनाव में। सवाल ये नहीं है, एक संस्थान को, एक प्रिंटिंग प्रेस को आप ब्लैकलिस्ट करते हैं और उसके बाद में वापस उस पर चले जाते हैं, इसका मतलब उस से जुड़ा हुआ जो तंत्र है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और वो एग्जाम सेंटर पे पेपर लेकर के आ रहा है जी, और उस वक्त उसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद में उसके परिवार को नौकरी दी जाती है, उस ड्राइवर के परिवार को। तो इसका मतलब सरकार मान रही है ना कि कोई मतलब उसका एक्सीडेंट भी है, वो डाउटफुल है, उसमें कहीं न कहीं वो हुई है, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं ले जाते हैं और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में आप खेलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पूरा मतलब एक विश्वसनीयता खत्म हो गई। एक बच्चा मेहनत करके अगर सेलेक्ट होकर के जा रहा है तो उसका गांव में जो सम्मान होता था पहले जी, कि ये सेलेक्ट होकर के आया मेहनत के साथ, वो डे वन से डाउटफुल होता है। लोगों को लगता है कि कहीं उसने भी तो पेपर मैनेज नहीं कर लिया जी। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका विश्वास डिग रहा है इसमें। आप ये देखिए कि लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है, नकल विरोधी अध्यादेश आ गया, कानून बन गया, उसके बावजूद अगर बच्चे पेपर पर खरीद रहे हैं और इस तरह के नकल की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको भी अब लगने लग गया कि हमारे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें पेपर अरेंज करना पड़ेगा और उसके जरिए पास होना पड़ेगा। सर, ये हम देखते हैं कि जो बच्चे आते हैं यहाँ कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में जब रिपोर्टिंग के दौरान देखता था कि माँ बाप वाकई में अपना पेट काट के बच्चों को राजधानी में भेजते हैं, 20 से 30 हजार रुपये महीने का खर्चा करते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि कितनी वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, उनके बच्चा जब तक ओवर एज नहीं हो जाएगा तब तक सिलेक्शन होगा या नहीं, उन्हें नहीं पता, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई एक तय कैलेंडर नहीं है कि इतने बच्चे हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं, इन स्ट्रीम्स में करते हैं और इन स्ट्रीम में इतनी सरकारी या प्राइवेट नौकरियां हैं। कोई डेटा सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। ऐसे में वो जो छले जा रहे परिवार हैं उनको लेके साफ तौर पे विदेशों में होता है, अन्य कई राज्यों में भी होता है कि हम एक कम से कम एक कैलेंडर तो फेयर बनाएं। और चूंकि बात पेपर लीक की हो रही है, बच्चा वैकेंसी और उनके चलते सालों तक घर नहीं जाता, यहाँ तैयारी करता है, पता चला पेपर लीक हो गया। एक प्रकरण में आपको बताना चाहता हूं प्रदीप जी, जो आरपीएमटी में सेलेक्ट हुए थे, पीएमटी में बच्चे जी, उसमें पूरी नकल का मामला सामने आया था, फर्जी तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ।
एक आईजी के लेवल पे उसकी जांच हुई, सारे प्रमाण दे दिए गए, उसके बाद उन मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और वो जितने भी लोग थे जो इस तरीके से अनफेयर तरीके से सेलेक्ट होकर के आए, उनमें से एक टॉपर भी था, वो सारे के सारे आज की तारीख में नौकरी कर रहे हैं या कहीं पर प्रैक्टिस इलाज कर रहे हैं लोगों का। तो आप मतलब किस तरह का उदाहरण सरकार पेश करना चाहती है, किस तरह के उदाहरण समाज में स्थापित करना चाहती है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। फिलहाल पुलिस को उदयपुर वाले मामले में हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने ये बड़े स्तर पर कार्रवाई की और इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो फरार हो गए, अभी तक नहीं पकड़े गए और सूचना तो यहाँ तक है कि वो विदेश जा चुका है। सर, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। पिछला जो सत्र हुआ था विधानसभा का, पूरी तरह से बहुत बड़े पैमाने पर सारे विधायकों ने पेपर लीक पर अपनी बात कही। गुलाबचंद कटारिया प्रतिपक्ष नेता विधानसभा के रो पड़े विधानसभा में इस विषय पे। बलजीत यादव बहरोड के विधायक ने बड़ी ही भावनात्मक रूप में बच्चों की बात रखी। कानून आता है और कहते हैं आज तक के इतिहास का सख्त कानून है, ये मुख्यमंत्री जी के शब्द है सदन के नेता के, और उसके बावजूद लोग ये हिमाकत कर जाते हैं कि साहब आप कैसा ही कानून ले आओ, हमें कोई डर नहीं है। तो इसे राजनीतिक संरक्षण के अलावा और क्या कहा जा सकता है? पहले दिन एक गिरफ्तारी होती है, सारी चीजें सामने होती है, जिस व्यक्ति के कनेक्शन स्टेब्लिश होते हैं उसके सोशल मीडिया के जरिए, या वो फोटो डाल रहा है लंच की, डिनर की, बड़े नेताओं के साथ में, और वो अभी तक अरेस्ट नहीं होता और वो उसकी सूचना ये आती है कि शायद वो बाहर निकल गया, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण तो है। शांति धारीवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको कई एग्जाम्पल है, एसओजी तक मामला गया, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सबसे पहले केस आए ब्लूटूथ वाले, उनमें क्या हुआ? आप कानून का इंतजार करते रहे, और अब उसके ऊपर जो एक कॉमेडियन है जो सटायर करते हैं, शाम रंगीला, उन्होंने थोड़े दिन पहले एक सटायर कर दिया था और इसको सरकार ने हकीकत कर दिया, वो सही साबित हो गया जी। तो ये कहना कि हमने तुरंत गिरफ्तारी की, ये ठीक है, लेकिन आप प्रिवेंटिव क्या कर रहे हैं? सर, कानून लाया इसीलिए जाता है। भारत में जो कानून संविधान के अंदर व्यवस्था है या किसी भी तरह का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस विधायन का सिद्धांत है, उसमें कानून बनाने का उद्देश्य दूसरा नंबर है सजा दिलाना। पहला उद्देश्य सजा दिलाना नहीं है, पहला उद्देश्य है कि ये जो अपराध है ये आगे से नहीं हो, इसलिए ये कानून है। तो आप जो बना रहे हैं वो तीसरे या चौथे उद्देश्य पे कानून बना रहे हैं। आपके पास में क्या बचा है? आपके एग्जाम फेयर नहीं रहे, आपके इंटरव्यू पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल। आंध्र प्रदेश सरकार ने, जो जगन रेड्डी की सरकार है, उसने इंटरव्यू बंद कर दिए हैं जी। किसी भी पीसीएस सर्विस जो वहाँ की है, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विसेज में इंटरव्यू उन्होंने बंद कर दिए, ताकि इंटरव्यू के बहाने से जो करप्शन हो वो खत्म हो। और इसके पीछे लॉजिक है, ये कहा जाता है कि साहब आपके व्यक्तित्व की जांच परख कैसे होगी। उन्होंने ये तय किया है कि जो सेलेक्ट होगा बच्चा, वो इंटरव्यू ट्रेनिंग के दौरान अगर उसकी कोई खामियां पकड़ में आती है तो उसको उस वक्त कंफर्म नहीं किया जाएगा। और जब आप अब जो अधिकार है उनका, विशेष योग्य जन जो है, चाहे वो ब्लाइंड है चाहे हैंडीकेप है, उनको जब आप सेलेक्ट करने लगे हैं तो फिर आप पर्सनैलिटी का जो असेसमेंट है उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर इतने नंबर का आप इंटरव्यू होता है जी, आरएस में, आरपीएस में, सब इंस्पेक्टर्स में, कि उसमें आपने 5 नंबर भी ऊपर नीचे कर दिए, उतने में आप सारा खेल खत्म हो जाता है। ये सिर्फ इसलिए जो आंध्र प्रदेश में भी इसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ, लेकिन जगन रेड्डी ने तय किया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि जो वहाँ आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स थे, चेयरमैन थे, उनको लगा कि हमारे हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए इसको पूरे को कैबिनेट लाए, कैबिनेट में निर्णय हुआ और नोटिफिकेशन के जरिए इसको बदल दिया। आरपीएससी के इंटरव्यू को लेकर के सवाल खड़े हुए, 80-80 नंबर आए, एक ही परिवार में 3 लोगों के आगे, है ना, और वो भी एक ऐसा जो कैबिनेट मंत्री है। जब सवाल खड़े हो गए, उसके बाद में आप जो सरकार है वो कम से कम उसको इंटरव्यू को, अगर 100 नंबर का इंटरव्यू तो उसको 50 पे ला सकती है, 50 की बजाय आप 25 पे कर सकते हैं जी। और मैं तो कहता हूँ इंटरव्यू की जरूरत क्या है? पहले तो इंटरव्यू खत्म करिए, फिर एग्जाम के सिस्टम को ऐसा बनाइए। मेरी कल कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा 2010 तक जितने भी सब इंस्पेक्टर्स के एग्जाम होते थे उसमें हिंदी का 200 नंबर का एक पेपर होता था, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, सब्जेक्टिव होता था, उसमें लिखना होता था, और उसमें आपके नकल की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी, क्योंकि लिखने से पकड़ में आ जाता था, बहुत ज्यादा लिखना होता। तर्क ये दिया गया
कि इस तरह के, अब चूंकि इतने लाखों बच्चे बैठते हैं, इन कॉपी की इतनी चेकिंग नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया ताकि वो तुरंत जांच की जा सके। तो सरकार एक सिस्टम नहीं बना सकती कि लाखों बच्चों की कॉपी को चेक किया जा सके। किस तरह से फेयर टाइम तो आपका कोर्टों में खत्म हो रहा है, फेयर सिलेक्शन कैसे हो, फेयर एग्जाम कैसे हो, उसको लेकर के अगर अभी तक सरकार कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाई है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं मंशा सरकार की भी ठीक नहीं है। तो चूंकि कई मंत्रियों का नाम आया है, शांति धारीवाल जब इस कानून बनने के दौरान जिक्र कर रहे थे तो बार बार प्रतिपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा था। उन्होंने एक कलेक्टर का नाम लिया, उस समय का जो पेपर आउट हुआ था जयपुर के कलेक्टर का, आज वो नौकरी कर रहे हैं वहीं। तो जो कार्रवाइयां होती है वो भी निचले स्तर के लोगों पे ही क्यों? आईएएस या मंत्री बच ही जाते हैं सर, ऐसा स्ट्रॉन्ग रूम से निकल जाते हैं पेपर। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग रूम से है ना। अभी जो मुख्य आरोपी है इस पूरे प्रकरण का, उसके आरपीएससी के एक मेंबर के साथ में गठजोड़ की बातें आ रही है। वो जांच के बाद में पता चलेगा कितना सच है, लेकिन अगर है तो ये कितनी गंभीर बात है जी। उनको कौन सूचना दे रहा है कि कहाँ से पेपर प्रिंट हो रहे हैं जी, पेपर लीक कहाँ से हो रहे हैं जी। और अगर सरकार इस तरह से चीज़ों को नहीं दुरुस्त कर सकती तो आप ये सोचिए कि आने वाला बजट है, बजट के अगर पहले से क्या क्या चीज़ें होने वाली है वो लीक हो जाती है तो कितना बड़ा बाजार में खेल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि सरकार के लिए हम लोग जो हैं वो वोटर से ज़्यादा बड़ी हैसियत नहीं रखते। जी। उनके लिए शायद चिंता सबसे पहले ये है कि रिपीट कैसे हो, सरकार को वापस करे, उससे ज्यादा चिंता शायद सरकार की। बजट को लेके इशारा तो दिया है गहलोत जी ने कि भी महिलाओं और उन पे फोकस होगा बजट। वो योजनाओं को लेकर के कह सकते हैं, लेकिन बजट में सिर्फ योजनाएं नहीं होती। जी बिल्कुल। कौन से कर घटाए जाएंगे, कौन सा कर बढ़ाया जा सकता है, किस चीज को कैसे किस मद में ले जाएंगे, तो उससे भी कई चीजें तय होती है। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं सर, तो उन शपथ पे भी एक होना चाहिए कि क्या आप मंत्री के नाते आप उस पर कितने खरे हैं। इसका सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी कि एक वक्त था जब कोई भी दुर्घटना होती थी तो देश के रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, नागर विमानन मंत्री इस्तीफा दे देते थे, नैतिकता के नाम पर वो इस तरह के ऑफर रखते थे। लेकिन आज नैतिकता कोई बची नहीं है। आप किसी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, सारी सब चीज़ें सीट सामने आ जाती है और पूरा का पूरा सिस्टम नाथी का बाड़ा बन के रह जाता है। तो पूरा का पूरा सिस्टम नाथी का बाड़ा बन के रह जाता है। इस विषय पे आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस पे हम और प्रभावी तरीके से किस तरह से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकें। साथ ही यह कार्यक्रम धारा प्रवाह जो है यह आपको कैसा लगा, और इसमें भी हमें कमेंट करके सुझाव जरूर दें। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।